इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान फिजिक्स की परीक्षा 1 मार्च 2023 को संपन्न होगी, जिसका एक मॉडल पेपर जिसको आज हम हल करेंगे। इस परीक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा में OMR शीट का उपयोग नहीं होता है। केवल हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में OMR शीट का प्रयोग हो रहा है। इसका प्रश्न पत्र देखेंगे। पहला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर संकेत करता है। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, दूसरा है धनात्मक वोल्टता बिंदु, तीसरा है धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा और चौथा है भौमसम बंधन। तो इसका सही आंसर है धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा में। अगर यह दिया होता पहला ऑप्शन कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा का उल्टा, तो ये भी सही होता, लेकिन ये दिया है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, ये गलत है। तो सी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न संख्या दूसरा है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम प्रति ओम या ओम प्रति ओम मीटर या ओम -1 मीटर -1। तीसरा है, n वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अगला है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं तो L/R का मात्रक होगा सेकेंड। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है कोटरों और इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? अब इसको हम देखते हैं। देखिए, देहली आवृत्ति थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी धातु मेटल पर विकिरण की न्यूनतम वह आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक धातु है जिससे विकिरण ऊपर से देख रहे हैं, विकिरण को दिखाया गया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। देहली आवृत्ति को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट बराबर होता है C/μ0, जहाँ लैम्डा नॉट बराबर देहली तरंगदैर्घ्य, C प्रकाश की चाल। देहली आवृत्ति को μ0 से निरूपित करते हैं। अगर कार्यफलन और देहली आवृत्ति में जो संबंध होता है W = H μ0, जहाँ μ0 क्या है? देहली आवृत्ति। इसी तरह देहली तरंगदैर्घ्य और देहली आवृत्ति के बीच में सूत्र जो है लैम्डा नॉट = C/μ0। इस प्रकार देहली आवृत्ति की परिभाषा हम जाने। अब प्रश्न संख्या है दूसरे का ख। √1/μ0 ε0 क्या प्रदर्शित करता है? इसका मात्रक भी लिखिए। देखिए, 1/√1/μ0 ε0। μ0 को हम कहते हैं माध्यम, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, और ε0 है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। ये C बराबर होता है √1/μ0 ε0, जहाँ C क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। यह प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है दूसरे का गौ, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? हाँ, हम जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी तल से तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और सूत्र होता है फाई इक्वल टू एफ इंटू डी ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, ए क्या है? क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम ई का। और ए का मात्रक, ए बराबर क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या वोल्ट मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या है दूसरे का घ, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। देखिए ध्रुवण कोण क्या होता है, पहले इसको हम लोग जानेंगे। ध्रुवण कोण को हम IP से डिनोट करेंगे। जैसे कोई माध्यम वायु है और प्रकाश की किरण उससे वायु माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, एक बार इसको हम दिखा रहे हैं प्रकाश की किरण का अपवर्तित प्रकाश की किरण, और एक ऊपर दिखा रहे हैं जो ऊपर गई है परावर्तित प्रकाश की किरण। तो परावर्तित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो IP प्रकाश की जो आपतित किरण है, जो इसको IP से दर्शाए हैं, तो ध्रुवण कब होता है? ध्रुवण तब होता है जब अपवर्तित प्रकाश की किरण नीचे वाली और परावर्तित प्रकाश की किरण ऊपर के बीच कितना कोण हो? 90 डिग्री का होता है, तब ध्रुवण होता है। तो प्रकाश किरण जो IP है, आप देख रहे हैं IP, ध्रुवण कोण को किससे दर्शाए हैं? IP से। तो AIP कोण बराबर होता है बगल वाले IP के, और जो नीचे वाला कोण होता है 90 डिग्री है, तो पूरा कोण 180, तो ये हो जाएगा 90 माइनस IP। अब कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं एक फिगर में एक वायु माध्यम में, उससे प्रकाश किरण चल रही है और नीचे दिखाए हैं अपवर्तित प्रकाश की किरण, और उस प्रकाश को ऊपर दिखाए हैं परावर्तित प्रकाश की किरण। तो दोनों कोण जो IP और IP बराबर हो गए, और परावर्तित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच 90 डिग्री है, तो जी नीचे वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस IP, क्योंकि टोटल कोण होता है 180 अंश। अब माध्यम वायु का अपवर्तनांक 1 है, तो माध्यम वायु का अपवर्तनांक इंटू साइन IP बराबर U इंटू साइन 90 माइनस IP, और साइन IP हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास IP, तो हो जाएगा यू कास IP। अब साइन IP में कास IP का भाग देंगे तो म्यू हो जाएगा। अब ये सूत्र हो जाएगा 10 IP बराबर U। यही ध्रुवण और अपवर्तनांक के बीच सूत्र होता है 10 IP बराबर U। यहाँ IP का मान दिया है 60, 10 60 बराबर म्यू, तो म्यू बराबर हो जाएगा 10 60। म्यू का मान 10 60 का मान होता है कड़ी में 3। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? √3। कहीं कहीं अपवर्तनांक को n से या म्यू से भी दर्शाते हैं, यहाँ म्यू लिखे हैं। दूसरे का अंग, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए।
देखिए, एक हम बनाए हैं डायग्राम, जिसमें यल प्रेरकत्व, सी क्या है संधारित्र, आर क्या है प्रतिरोध और नीचे है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत। अब यहाँ देख रहे हैं प्रतिबाधा को हम लिखते हैं जेड से। यल सी आर परिपथ होता क्या है, इसको पहले जाने। एक विद्युत परिपथ जिसमें एक प्रेरकत्व यल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर होता है, जो श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ा होता है, उसे यल सी आर परिपथ कहलाता है। वी एल क्या है, नीचे यल ऊपर यल है प्रेरकत्व, नीचे है वी एल। वी एल का मतलब यल के सिरों का विभवांतर। वी सी क्या है, सी के सिरों का विभवांतर। और वी आर क्या है, आर के सिरों का विभवांतर। इसका अगर जब परिणामी निकालेंगे विभवांतर ज्ञात करने के लिए, फेजर आरेख हम देखेंगे। फेजर आरेख में हम देख रहे हैं नीचे कि वी एल और वी सी के बीच एक ग्राफ को डिनोट किया गया है। वी आर और आई, जो आई देख रहे हैं धारा, प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर वी एल तथा धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। जो प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर जो होता है वी एल तथा धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और संधारित्र के सिरों का विभवांतर वी सी धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। हम जानते हैं वी एल और वी सी के बीच कलांतर होता है 90 + 90 = 180 डिग्री। परिणामी विभवांतर हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। त्रिभुज में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग है v², लंब का वर्ग है वी एल माइनस वी सी का वर्ग और आधार है वी आर वर्ग। जब इसको हल करेंगे तो v बराबर हो जाएगा कर्ण में VR² प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि वी आर बराबर आई आर, वी एल बराबर आई एक्स एल। एक्स एल क्या है, प्रेरकत्व की प्रतिघात, और वी सी बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्स सी। एक्स सी क्या है, धारिता की प्रतिघात। इस प्रकार मान रखने पर वी बराबर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर। इस प्रकार आई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जो प्रतिबाधा जेड बराबर होता है वी बटे आई, जहाँ आई क्या है धारा, वी क्या है विभवांतर, जेड क्या है प्रतिबाधा। तो इसके स्थान पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब जेड बराबर हो जाएगा √r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतर होता है। दूसरे का च देख रहे हैं कि धातु कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। देखिए, धातु कार्य फलन की परिभाषा यही है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे धातु की सतह को देने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उसे धातु का कार्यफलन W0 कहते हैं। इसे W0 से प्रदर्शित करते हैं। धातु के कार्यफलन तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, W0 बराबर hc/λ0, जहाँ W0 बराबर होता है धातु का कार्यफलन, h क्या है प्लांक कांस्टेंट, c क्या है लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की चाल, और λ0 बराबर होता है देहली तरंग दैर्घ्य। इसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है। धातु कार्यफलन का जो मात्रक है क्या होता है, जूल। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। देखिए, यहाँ तेल की बूंद दिखाई दे रही है, जिसको हम दर्शाए हैं। तेल की बूंद का जो भार W है, ये बराबर होगा mg के बराबर, और तेल की बूंद के ऊपर एक बल रहा है जो इस भार को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो यह बराबर QE।
जहाँ Q क्या है चार्ज आवेश, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम QU बराबर mg से देखेंगे, क्योंकि बल जो है F बराबर QU है और नीचे जो भार है दोनों संतुलन की स्थिति बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि QU बराबर mg या E बराबर mg बटे Q। G का मान यहाँ हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, जबकि 9.8 मीटर पर सेकेंड लगभग नियर अबाउट 10 मार रहे हैं। तो E बराबर m का मान दिया है 0.01 मिलीग्राम, तो उसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे 10⁻⁻6 के उड़ा करके। अब इसके बाद G का मान 10 और Q का मान हम जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 गुणते 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणते 10⁻⁻19। अब इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.204 इंटू 10⁻10 नियर अबाउट यही मान आएगा, या 2.088 गुणते 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है तीसरे का ख, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रति सेकेंड होने वाले विखंडन की संख्या को रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर डी बटे डी टी एन या डी एन डी टी बराबर एन जहाँ है पदार्थ की मात्रा, ए बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी एन नॉट ई पावर लेमडा टी, जहाँ एन नॉट पदार्थ की मात्रा और लेमडा क्या है क्षय नियतांक। इस प्रकार इसका हम करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा एन या ए बराबर डेल्टा एन, जिसका मात्रक होता है रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होगा क्यूरी, और 1 क्यूरी बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्ञात कीजिए संवेग चाल द ब्रागली तरंग दैर्ध्य। देखिए गतिज ऊर्जा को हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक। यह 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 120 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻19। ये बराबर हो जाएगा 192 गुणित 10⁻19 जूल। और गतिज ऊर्जा हाफ mv², अगर हम दोनों ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा m² v² बटे 2m। अब इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर बटे 2m, और हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, अर्थात p बराबर mv, तो p² हो जाएगा बटे 2m, क्योंकि संवेग बराबर mv होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का मान है 192 गुणित 10⁻19 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p² बटे 2m, और m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻31, तो p² बराबर हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, p बराबर हो जाएगा √2m का a, p बराबर 2m का मान 9.1 गुणित 10⁻31 और k का मान हो जाएगा 192 गुणित 10⁻19 e का मान। इस प्रकार हम हल करेंगे तो आ जाएगा p का मान 5.91 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो p बराबर mv से v बराबर p बटे m, p क्या है संवेग m द्रव्यमान, तो p का मान है 5.91 इंटू 10⁻24 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10⁻31, तो हल करेंगे तो आ जाएगा 6.5 गुणित 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेमडा बराबर है h बटे p, h बराबर प्लांक नियतांक h 6.62 गुणित 10⁻34 और p का मान दिया है 5.9 गुणित 10⁻24। इसका उत्तर आ जाएगा 1.12 गुणित 10⁻10 मीटर। हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है, इसलिए 1.12 एंगस्ट्रॉन द ब्रागली तरंग दैर्ध्य। तीसरे का घ, एक चित्र दिया है, चित्र में विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा और बिंदु ए तथा बीच के बीच विभवांतर। तीसरे का घ देखेंगे,
परिपथ में धारा का मान पूछा है, तो धारा का मान 12 में से 10 घटा देंगे, प्लस इधर देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, 12 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 12 बराबर 0। तो 12 में से 10 गया 2 बराबर 12 आई प्लस 6 आई, 18 आई बराबर हो जाएगा 2, इसलिए आई बराबर 2/18। तो आई का मान हो जाएगा 1/9 एम्पीयर। और बिंदु ए और बीच के विभवांतर हो जाएगा भी बराबर ई माइनस आई आर से। ई का मान 12 है, हल करेंगे तो आ जाएगा 32/3 वोल्ट। तीसरे का घ का अथवा एक लेंस की क्षमता -5D डायोप्टर है। इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। इस जो सवाल है, एक लेंस की क्षमता -5D माने डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, किरण आरेख और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस होता है, P से डिनोट करते हैं, P बराबर -5D। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। P का मान दिया है -5, इसलिए F बराबर -0.2 मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ फोकस दूरी जो ऋणात्मक है, हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो वस्तु को फोकस पर रखी जा रही है, अतः वस्तु की दूरी भी बराबर, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से इस प्रकार हल करेंगे तो ई का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब इसका हम किरण आरेख देख रहे हैं, कह रहा है कि फोकस पर वस्तु को रखा गया। देखिए ए बी एक फोकस पर वस्तु रखा गई है। अभी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है A' B वस्तु की तरफ बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक। हम जानते हैं प्रतिबिंब वस्तु की तरफ सीधा, आभासी तथा छोटा बन रहा है। देखने में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस पर वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा, आभासी और छोटा। ये किरण आरेख है। चौथे का क कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कि तार का लंबाई खींचकर दोगुना कर दिया जाए, यल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए एक तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई L1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। मान लीजिए कोई तार है PQ जिसकी लंबाई L1 है, तो नया प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 बराबर रो L1 अपान A1। यहाँ A1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा रो L1 अपान R1, जहाँ R1 क्या है, तार का प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध, रो क्या है, तार की प्रतिरोधकता, और L1 क्या है, तार की प्रारंभिक लंबाई, A1 क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रारंभिक बल। अब कह रहा है कि लंबाई को दूना कर दिया जाए, तो L2 बराबर 2L1। यहाँ से नया क्षेत्रफल हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल का आधा, ऊपर से A1 बराबर हो जाएगा रो L1 बटे R1, तो यहाँ हो जाएगा A1 अपान 2। अब R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपान A2, R2 बराबर रो 2L1। अब L2 का मान यहाँ से 2L1 रखेंगे और हल करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा R2 रो 4L1 बटे A1। R2 अपान R1 का मान निकालेंगे तो रो 4L1 बटे A1 बटे रो L1 बटे रो से रो कट जाएगा, ये चला जाएगा 4L1 A1, काटने के बाद आ जाएगा 4, अर्थात 4 गुना पुराना प्रतिरोध बराबर 4 गुणित नया प्रतिरोध, 4 गुना बढ़ जाएगा। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, P बराबर 1/F मीटर में। अब मात्रक जो इसका होता है डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी।
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। अब प्रश्न उठता है कि उसको जल में डुबोने पर लेंस को जल में डुबाने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि P बराबर 1/F होता है। तो अपवर्तनांक कम हो जाता है लेंस को जल में डुबाने पर। यदि लेंस वायु में रखा जाए तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा ANG, ये माने वायु एयर, जी माने ग्लास। तो उसको लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल C/VG। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि लेंस को जल में डुबा दिया जाता है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, W मीन्स वाटर, N मीन्स अपवर्तनांक, G माने ग्लास, VW/VG हो जाएगा। और VW जो होता है का मान C से कम होता है। इस प्रकार ANG का मान WNG से अधिक होगा, अर्थात यदि लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यहाँ त्रिज्या दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻10 मीटर। तो R बराबर हो जाएगा 0.53 × 10⁻10 मीटर। आवृत्ति दिया है 6.8 × 10⁻15। हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/N बराबर 1/T। और हम जानते हैं कि धारा बराबर आवेश बटे समय। तो I बराबर हो जाएगा Q × 1/T। Q को लिखेंगे, यहाँ आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, तो E/T हो जाएगा। और हम जानते हैं I बराबर 1/T को लिखेंगे N × E। अब हम जानते हैं चुंबक क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4π 2π/r × I। और μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷ 2π, और I का मान है En या Ne/r। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁷ 2π 1.6 × 10⁻19। और N का मान दिया है, N माने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 6.8 × 10⁻15। और R का मान दिया है 0.53 10⁻10 हल करेंगे तो B का मान आ जाएगा 12.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नंबर 6, एक उत्तल लेंस N बराबर 1.5 जिसका अपवर्तनांक है N बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसे जल में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस सूत्र से 1/F = N-1 1/R1 - 1/R2। R1 और R2 क्या होती हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं होती। और यहाँ दिया है ANG बराबर 1.5। अब इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा आपका इस प्रकार R1/R2 का मान 1/5 आएगा। अब ANW बराबर दिया है 4/3, जिसको हल करेंगे तो 1.33। हम जानते हैं कि WNG बराबर NG/NW 1.5/1.33। अब यहाँ मान रख देंगे, मान रखकर हल करेंगे तो आ जाएगा लगभग नियर अबाउट 39.11 या 40 सेंटीमीटर। नंबर 7वां, गास का प्रमेय लिखिए। 2 × 10⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उसमें 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ एक बिंदु आवेश है Q, जिस पर आवेश है 2 × 10⁻⁴ कूलाम और दूरी है 18 मीटर। विद्युत विभव के सूत्र से 1/4πε0 Q/R। इसका मान होता है 1/4πε का 9 × 10⁻9 Q का मान है 2 × 10⁻⁴, R का 18 हल करेंगे तो आ जाएगा
1 × 10⁻⁵ 5 वोल्ट।